हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब किन किन कारणों से लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है और हम लैंड को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमने इस ज़मीन को पिछले जनरेशन्स के साथ शेयर किया है और आगे की जनरेशन के साथ भी शेयर करेंगे। हमारी अधिक से अधिक ज़रूरतें, ऑलमोस्ट 95% तक की ज़रूरतें, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा, ये सभी इसी ज़मीन से निर्भर है, इसी लैंड पर निर्भर करती है। अगर लैंड नहीं रहेगी तो हम अपनी इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने न केवल लैंड को डिग्रेड किया है, बल्कि जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनको भी एग्रेवेट किया है, उनको भी एक तरह से इनिशिएट किया है लैंड को डैमेज करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, या अनइवन तरीके से जो बारिश होती है, या नदियों में जो कटाव होता है, इस कारण भी कई ऐसे नेचुरल फोर्सेस हैं जिनके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। अभी हमारे पास प्रेजेंट में 130 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में, जिसमें से कि अप्रोक्सीमेटली 28% जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में भी बिलोंग करता है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया से हमारा मतलब ऐसे फॉरेस्ट एरिया से है जहाँ की फॉरेस्ट की क्वालिटी में कमी आ गई है। वो फॉरेस्ट जो है कम उगते हैं, या उन सब एरिया में उपज फॉरेस्ट की कम होती हैं, जंगल कम हो गए हैं, या उनकी क्वालिटी में जो है गिरावट आ गई है। तो ऐसे एरिया को फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया कहते हैं। ये बहुत से कारणों से हुआ है, ओवर माइनिंग के कारण हुआ है, नेचुरल फोर्सेस के कारण हुआ है, फॉरेस्ट फायर के कारण हुआ है। तो इन सारे चीज़ों के कारण फॉरेस्ट की गुणवत्ता में जो है काफ़ी कमी आई है। तो ऐसे एरिया को लैंड डिग्रेडेड एरिया कहते हैं, जो कि हमारे कंट्री में 28% है। अप्रोक्सीमेटली 56% जो टोटल एरिया है वो वाटर इरोडेड एरिया है। तो ऐसे एरिया जो वाटर के कारण इरोड हो गए हैं, चाहे वो नदियों में कटाव के कारण हुआ है, या बहुत अधिक बारिश के कारण जो मिट्टी में कटाव आ गया है उसके कारण हुआ है। तो ऐसे एरिया जो वाटर से इरोड हो गए हैं, वाटर से डिग्रेड हो गए हैं, ऐसे एरिया को वाटर इरोडेड एरिया कहते हैं, जो कि 56% हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जो बचे खुचे, वो या तो बहुत ज़्यादा सेलाइन है या एल्कलाइन है। सेलाइन मतलब होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हैं, कुछ कारणों से वहाँ सॉल्ट इकट्ठा हो गया है, ऐसे एरिया। और कुछ एरिया एल्कलाइन डिपॉजिट्स है। वहाँ पे एल्कलाइन डिपॉजिट्स उन्हें कहते हैं जहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, और उस एरिया का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो ऐसे एरिया को एल्कलाइन एरिया कहते हैं, एल्कलाइन डिपॉजिट्स के कारण जो हो जाता है। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग और क्वेरिंग, जिसने कि लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इस कारण भी लैंड बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। ये बेसिकली माइनिंग साइट्स के कारण होता है, जिन्हें कि माइनिंग करने के बाद अबैंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कि ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा गड्ढे बन जाते हैं, और जिस कारण कि वहाँ किसी भी तरह की क्रॉप की ग्रोथ या वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं उग सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन माइनिंग के कारण जो हुआ है उसने लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले किया है। क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में कुछ रिसोर्सेज बहुत अधिक पाई जाती है, कोल रिजर्व्स अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उनको माइन करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है, जिस कारण कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग एक बहुत ही मेन रीज़न है। ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होता है कि जो फसल हैं, जो कि छोटे छोटे क्रॉप्स हैं, जो कि सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, उन्हें बारिश के पानी से धुलने नहीं देते हैं, वो ओवर ग्रेजिंग के कारण बढ़ नहीं पाते हैं, पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, और इस कारण सॉइल की डिग्रेड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, सॉइल की इरोड होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, यहाँ ओवर इरिगेशन एक लैंड डिग्रेडेशन का बहुत मेन रीज़न है। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है, वाटर जो है बहुत जगह जमा हो जाते हैं, और इस तरह वाटर में सेलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए, ये सारे जो इंडस्ट्री हैं इनके कारण क्या होता है, कुछ बहुत ही भारी अमाउंट में इन सब के डस्ट जो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ये सॉइल के साथ मिलके वाटर का फिल्टरेशन को प्रोहिबिट करते हैं,
उनको वाटर का फिल्ट्रेशन में बाधा पहुंचाते हैं, जिस कारण कि जो बारिश के कारण पानी जो ज़मीन पे आता है वो फिल्टर होके नीचे नहीं जा पाता है। इस कारण भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है, लैंड की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आती है इन सारे डस्ट के कारण भी। ये इन हाल फिलहाल के सालों में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जितने भी ये सारे वेस्ट हैं, ये एक मेजर लैंड डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन का कारण बन गई हैं हमारे कंट्री में। लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए या इन प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग जो है बहुत ही अधिक मात्रा में मदद कर सकता है। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन को कम करने में। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation। जैसे कि जो एरिड एरियाज़ हैं, जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे थॉर्नी प्लांट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस कारण जितने भी सॉइल होते हैं वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते या वहाँ से हटते नहीं है, जिस कारण कि लैंड वहाँ का डिग्रेड नहीं होता है। वो जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। इन सारे मेजर्स को अप्लाई करके यूज़ करके हम लैंड डिग्रेडेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स एंड सॉइल टाइप्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से क्वेश्चन किया था, वाई डू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड आइलैंड्स हैव लो प्रपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया। तो इसका रीज़न ये होगा कि उन सारे इलाकों में वहाँ का फिज़िकल फीचर एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम एक्सेट्रा में हिली एरिया है, रॉकी एरिया है, जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाता है। वो डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। और अगर हम बात करें आइलैंड्स की, जैसे अंडमान एंड निकोबार्स की, तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। इसीलिए एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए उन सभी फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा, तभी जाके वहाँ पर खेती संभव है। इसी वजह से उन सारे इलाकों में लो प्रपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया है, यानी वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया मौजूद नहीं है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। इसका आंसर आप कमेंट करिए। इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।